अंजलि, मैं कल से 2 काम करूंगी। कल जल्दी उठकर मैं लकड़ियाँ काटने चली जाऊंगी। लकड़ियाँ बाजार में बड़े दुकानदार को बेचने के बाद मैं झाड़ू पोछा के लिए चली जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। तुझे स्कूल के लिए लंच खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं जल्दी उठकर लंच बना लूंगी और घर का खाना भी बना लूंगी। आप भी अपने साथ खाना लेकर जाना। वैसे माँ, आपको झाड़ू पोछा का काम किसके घर में मिला है? हमारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार है ना, उसी के घर में। उसके घर में मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। ठीक है। अंजलि अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। इतनी छोटी सी उम्र में अंजलि ने खाना बनाना और घर का काम करना सीख लिया था और साथ ही वो स्कूल भी जाती थी। इतना सारा काम करने के बाद भी अंजलि देर रात तक जगकर पढ़ाई करती थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उस स्कूल में अकीरा नाम की एक लड़की थी। उसके पापा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। वो बहुत अमीर थी। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अकीरा अपने कपड़े डिजाइनर से बनवाती थी। अकीरा की एक एक विश पूरी हो जाती थी। अंजलि की माँ अकीरा के घर में ही झाड़ू पोछा का काम करती थी। संयोग से अकीरा और अंजलि एक ही क्लास में थे। एक दिन, अंजलि, आज तू भी मेरे साथ जमींदार के घर चल। तेरी भी स्कूल की छुट्टी है, फिर अकेले घर में बैठकर क्या करेगी? उसके बाद अंजलि अपनी माँ के साथ जमींदार के घर जाती है। तभी अकीरा अपने नए कपड़े अंजलि के सामने लेकर आ जाती है। अंजलि, ये डिजाइनर फ्रॉक है। इसे तैयार करने में पूरे 30,000 लगे हैं। तुमने तो 30,000 कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे। इतने में तो 6 महीने तुम्हारे घर का खर्चा चल जाता होगा। इस तरह अकीरा अंजलि का बहुत मजाक बनाती थी। यहाँ तक कि अकीरा अंजलि का ही नहीं बल्कि स्कूल में भी सबका मजाक बनाती थी। वो कोई भी कपड़े सिर्फ 3 बार ही पहनती थी। उसके बाद अकीरा की मम्मी सारे कपड़े गरीबों में दे देती थी और कभी कभी तो वो अपनी बेटी के पहने हुए कपड़े अंजलि को भी दे देती थी। अकीरा अपने नए खिलौने स्कूल में सबको दिखाने लेकर जाती थी। एक दिन अकीरा अपने बहुत सारे खिलौने स्कूल लेकर जाती है। ये देखो, मेरे पापा शहर से मेरे लिए इतने महंगे और सुंदर खिलौने लेकर आए हैं। सच में ये खिलौने तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे छूकर देख सकती हूँ? नहीं, अगर तुम में से किसी ने भी इसे छुआ तो ये गंदे हो जाएंगे। मैं बस तुम्हें दिखाने लेकर आई हूँ, इसलिए तुम सब मेरे खिलौनों को दूर से देखो। अकीरा का ये व्यवहार सभी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो जमींदार की बेटी थी, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अकीरा का जन्मदिन नजदीक आ जाता है। अकीरा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। इस बार आप और पापा मुझे जन्मदिन पर क्या देने वाले हो? अरे हाँ, मैं तो अपनी बच्ची का जन्मदिन भूल ही गई थी। क्या चाहिए इस बार तुम्हें? वैसे तो मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार और भी रॉयल तरीके से मनाना। बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट वालों को मेरे बर्थडे की तैयारियां करने के लिए कहना। इस बार मैं अपने बर्थडे पर स्कूल की लड़कियों को भी बुलाऊंगी, इसलिए उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे सामने वो सब चाय कम पानी है। मतलब मेरे सामने बिल्कुल फीके हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को कह देती हूँ, वो इवेंट मैनेजमेंट वालों को हायर कर लेंगे। ठीक है मम्मी, थैंक यू। उसके बाद पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। तभी अंजलि अपनी माँ के साथ आती है। उस दिन अंजलि ने अकीरा के पुराने कपड़े पहने हुए थे। अरे, ये तो मेरे ही पुराने कपड़े हैं। तुम्हारे ऊपर मेरा ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तुम गरीब लोग अमीर लोगों के छोड़े हुए कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। क्या ये तुम्हारे कपड़े हैं? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। हाँ, ये मेरे ही कपड़े हैं। जरूर मेरी मम्मी ने तुम्हारी माँ को दे दिए होंगे। वैसे इसमें हैरानी की क्या बात है? आए दिन तुम्हारी माँ मेरे पुराने कपड़े लेकर जाती हैं। अंजलि का मजाक बनाने के बाद अकीरा अपने पापा के पास जाती है। पापा, मम्मी को तो मेरा जन्मदिन याद नहीं था, लेकिन आपको याद है ना, 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है।
अरे मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी मम्मी तो है ही भुलक्कड़। इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। अच्छा, सच में? मुझे आपके सरप्राइज का इंतजार रहेगा। हाँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाकर खेलो। अकीरा अपने कमरे में चली जाती है और अपने बर्थडे के बारे में सोचने लगती है। इस बार मेरा बर्थडे तो हर बार से सबसे अच्छा होगा। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा बर्थडे का। पापा ने जरूर मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। अब बस जल्दी से मेरा बर्थडे आ जाए। इस तरह अकीरा अपने बर्थडे के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। तभी उसे अंजलि नजर आती है। वो अंजलि के पास जाती है। मेरा बर्थडे आने वाला है 3 दिन बाद। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? क्या सच में तुम्हारा बर्थडे 3 दिन बाद है? हाँ, अपने बर्थडे की डेट में झूठ क्यों बोलूंगी? तुम इस बात पर इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैं हैरान हो रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे भी 3 दिन बाद ही है, लेकिन मुझे अपने बर्थडे की इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। होगी भी क्यों? कौन सा तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा? इतना बोलकर अकीरा हंसने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ का सारा काम खत्म हो जाता है और उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर अंजलि की माँ उससे कहती है, अंजलि 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया है और ना ही तुम्हारा जन्मदिन मनाया है। इस बार मैं तुम्हें जन्मदिन पर कुछ देना चाहती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मैं स्कूल जूते की जगह चप्पल पहनकर जाती हूँ, इसलिए आप मुझे नया जूता लाकर दे दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें स्कूल के नए जूते ला कर दूंगी और मैं इस बार तुम्हारे बर्थडे पर एक केक भी लेकर आऊंगी, इसलिए तुम अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लेना। अगले दिन स्कूल में अकीरा सबको अपने बर्थडे के बारे में बताने लगती है। इस बार मेरे बर्थडे पर मेरे पापा ने बहुत बड़ा सरप्राइज सोच रखा है और इस बार तो मेरे बर्थडे की डेकोरेशन के लिए शहर से इवेंट मैनेजमेंट वाले आएंगे। तुम सब मेरे बर्थडे में जरूर आना। मेरी बर्थडे की तैयारी देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हाँ, उस दिन अंजलि का भी बर्थडे है। इससे भी तो इसकी बर्थडे की तैयारी पूछो। बता अंजलि सबको। अंजलि अपने मन में सोचती है, इसने जानबूझकर सबके सामने मेरे से पूछा क्योंकि ये अच्छे से जानती है कि मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होता है। पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। अंजलि कुछ नहीं कहती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों का बर्थडे आ जाता है। अकीरा को उसके मम्मी पापा बर्थडे विश करते हैं और अंजलि को उसकी माँ जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। मेरी बेटी को उसके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लो बिटिया, तुम्हारे नए जूते। अंजलि अपने स्कूल के जूते देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप मेरे लिए जूते लेकर आ गई। आपका बहुत शुक्रिया। और माँ, मैंने सोचा था कि मैं अपने जन्मदिन पर आपके साथ मंदिर जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद हम दोनों साथ में मंदिर जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी मंदिर जाते हैं। उसी दिन अचानक अकीरा के पापा को फोन आता है कि उन्हें और उनकी बीवी को बिजनेसमैन की बेटे की शादी में आना है। अकीरा के पापा और मम्मी उसके कमरे में जाते हैं। पापा, अब मुझे मेरा गिफ्ट दो। अकीरा, हम दोनों तुम्हें यहाँ ये बताने आए हैं कि हमें शहर जाना पड़ेगा। क्यों पापा? आप दोनों मेरा जन्मदिन छोड़कर शहर क्यों जा रहे हो? क्योंकि शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी है। अच्छा, उस बिजनेसमैन के बेटे की शादी मेरे बर्थडे से ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए? अकीरा, अभी तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता है। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनसे रिश्ता बनाकर रखना हमारे लिए फायदे की बात है। इसलिए हम दोनों को शहर जाना होगा। तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना। हमने कुछ तैयारियां कर दी है, शाम को अपने दोस्तों को बुला लेना। थोड़ी देर बाद अकीरा के मम्मी पापा शहर चले जाते हैं। अकीरा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शाम को उसकी कुछ सहेलियां उसके घर आती है। अकीरा, तुम तो कह रही थी कि इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन ये तो हर बार से सबसे सिंपल बर्थडे है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए ये बहुत सिंपल है ना, और मेरे लिए भी।
इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बर्थडे का केक भी ना काटूं। तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। इतना बोलकर अकीरा अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अकीरा के जो दोस्त उसके बर्थडे पर गए थे वो उसके घर से निकलने के बाद अंजलि के घर चले जाते हैं। अंजलि, तुम्हें पता है वो अकीरा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके बर्थडे पर उसके मम्मी पापा नहीं है, वो घर में बैठकर रो रही है। अंजलि को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। तभी अंजलि की माँ कहती है, अकीरा तो बहुत उदास होगी, मैं उसे अभी यहाँ लेकर आती हूँ। उसके बाद अंजलि और अकीरा का साथ में जन्मदिन का केक कटवा दूंगी। अंजलि की माँ अकीरा के घर जाती है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आती है। वहाँ आकर अकीरा रोने लगती है। अकीरा, तुम रो क्यों रही हो? अंजलि, मेरे मम्मी पापा मेरे बर्थडे पर शहर में किसी बिजनेसमैन के बेटे की शादी में शामिल होने चले गए। उनके लिए मेरा बर्थडे जरा सा भी जरूरी नहीं था। ऐसा नहीं है, मम्मी पापा के लिए उनके बच्चों का जन्मदिन बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तुम उदास मत हो और रोना बंद करो। चलो हम दोनों साथ में केक काटते हैं। अंजलि, हमेशा मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, लेकिन आज मेरे बर्थडे के मौके पर तुम मेरे साथ हो। अगर तुम चाहती तो अभी मेरा मजाक बना सकती थी, लेकिन तुमने मुझे समझाया। तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद दोनों एक साथ केक काटते हैं। अकीरा को सबक मिल गया था। उस दिन से वो कभी भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करती थी और कभी किसी का मजाक नहीं बनाती थी। अकीरा और अंजलि बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जादुई बालों की नदी। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर शहर में खुशी अपने माता पिता के साथ रहती थी। खुशी अपने शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। खुशी बचपन से ही बहुत गरीब थी, लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीने पहले खुशी ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से उसके बाल झड़ने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे बाल झड़ने लगे। खुशी को ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे मिला करते थे। खुशी अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। खुशी की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन वो खुशी के ऊपर जरा भी रहम नहीं किया करती थी और वो खुशी से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाती रहती थी। एक दिन खुशी अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी एक सहेली प्रीति मिलती है। खुशी को देखते ही वो कहती है, अरे खुशी, तुम तो मुझे कितने सालों बाद मिली हो। तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यहीं पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान में काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है खुशी, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा खुशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल आज मेरे घर पर पार्टी है, तो मैंने अपने सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना, ठीक है? ओके बाय। खुशी की दोस्त प्रीति उसे अपने घर का पता देकर और अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही खुशी अपनी दोस्त की पार्टी में चली जाती है। खुशी बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। वहाँ पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर सुंदर चमकीली और चमकदार ड्रेस पहन रखी थी। खुशी को इस तरह पार्टी में देख सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। तभी खुशी दुखी होते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कोई भी भिखारन नहीं हूँ। मैं तो प्रीति की दोस्त हूँ, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। तभी और लड़की हंसती हुई प्रीति से बोलती है, प्रीति, अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आती है तो इसे कुछ पैसे ही दे देती। इस तरह हम रईसों के बीच इस भिखारन को बुलाकर तूने हमारी बेइज्जती की है। अब हम एक पल भी नहीं रुकने वाले। अब हम इस पार्टी से जा रहे हैं, समझी? अपनी बेइज्जती होता देख खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनके जाने से पहले खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुशी अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पार्लर में कस्टमर भी मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं
और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। क्या आप अपने किसी तेल से मेरे बालों को ठीक कर सकती हो? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी पैसे चुका दूंगी। तभी मालकिन गुस्से से कहती है, अरे तू ये क्या कह रही है? तुझे मालूम भी है बालों में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है? चल जा अपना काम कर। इतना बोलकर खुशी की मालकिन वहाँ से चली जाती है और इधर खुशी के सर पर से धीरे धीरे सारे बाल झड़ रहे थे। एक दिन खुशी के सारे बाल झड़ जाते हैं और खुशी के पास अपने बालों के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। खुशी दुखी होकर बोलती है, अरे नहीं, अगर मैं ऐसी घर पर बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। फिर खुशी अपने सर को कपड़े से ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है। खुशी जब रास्ते से जा रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और उस पर हंसने लगती है। खुशी को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो विचारों में खो जाती है और पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। खुशी के पैर से खून निकल रहा था, लेकिन रोड पर आने जाने वाले लोग उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। खुशी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वहीं पर बादलों में नील परी घूम रही होती है। उसकी नजर खुशी पर पड़ती है और उसे खुशी पर बहुत दया आती है। उसके बाद नील परी खुशी के पास आती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से खुशी की चोट सही कर देती है। तभी खुशी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आपने मेरी मदद की। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँची तो मुझे मेरी मालकिन काम से निकाल देगी। रुको खुशी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर नील परी खुशी को अपने साथ परीलोक ले जाती है। परीलोक में एक जादुई नदी थी जिसमें सुंदर सुंदर लंबे और चमकदार जादुई बाल बहते थे। इसके बाद नील परी बोलती है, इस नदी के बाल किसी के भी सर पर आराम से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं। तुम इस नदी से बाल ले सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और बिल्कुल असली लगने लगेंगे। इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाया करेगा और उसके बाद सभी लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, ये कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई नदी के जादुई बाल हैं। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये बाल तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। खुशी नील परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई नदी से बाल ले लेती है। खुशी जैसे ही जादुई बाल अपने सर पर लगाती है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुशी अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। अपने घर वापस आ जाती है और अब खुशी अपने जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे खुशी का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर की लाइन लग जाती है और वो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। खुशी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन ये बात खुशी की मालकिन को पता चलती है। तभी वो हैरानी से कहती है, अरे ये खुशी की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है और पहले से ज्यादा ये इतनी सुंदर कैसे हो गई और इसके सर पर अचानक से इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए? मुझे पता लगाना होगा आखिर इसके पीछे राज क्या है। फिर एक दिन खुशी की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए खुशी के घर जाती है। वो बाहर खिड़की से खुशी के घर में ताका झांकी करने लगती है। तभी खुशी की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो खुशी के इन सुंदर बालों को चुराने की सोचती है। अच्छा, तो इसकी खूबसूरती का यह राज है। मुझे किसी भी तरह इन बालों को अपने पास रखना होगा। उसके बाद मैं भी खुशी की तरह अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके इन जादुई बाल को चुराना होगा। उसके बाद खुशी की मालकिन रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो खुशी के कमरे में चोरी छुपके पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो खुशी के बालों को उठाने की कोशिश करती है, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से उसकी खूब पिटाई करने लगता है। मालकिन रोती हुई बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे बचाओ, ये बाल तो मेरे जान ही ले लेंगे। तभी जादुई बाल गुस्से से बोलता है,
चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर खुशी की मालकिन डरकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह खुशी की मालकिन को अपने किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन के बाद से वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करती और सबसे अच्छे से बर्ताव करती है। और वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने जादुई बाल के साथ अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है।